हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट किया था। कितने टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है ये भी अपन ने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम काफ़ी पहले से कुछ अपन पढ़ते आ रहे हैं। फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से वर्ल्स होते हैं, ये काफ़ी कुछ हमें पता है। ठीक है, तो अपन उस पार्ट को जल्दी ख़त्म करते हैं और इसमें जो मेन पार्ट है फिर उस पर जल्दी आते हैं कि फ्लावर कितने सिमेट्री के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, अरेंजमेंट जो ओवरी का होता है उसके बेस पे कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्लावर की सबसे पहले डेफिनेशन अगर लिखें तो इसमें हम बोलते हैं कि इट इज़ मेटामॉर्फोस्ड शूट पार्ट, यानी शूट में मॉडिफिकेशन जो होते हैं, शूट में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके कारण फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इट इज मेटामॉर्फोस्ड शूट पार्ट and helps in रिप्रोडक्शन। क्योंकि फ्लावर में कुछ ऐसे वर्ल्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया फ्लावर के बारे में। अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर अपन देखें और इसके पार्ट्स देखें तो फ्लावर में कुछ वर्ल्स होते हैं, जब हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि उसमें अपन ने जो एंड्रोशियम और गायनोशियम वाला पार्ट पढ़ा था वो भी यहाँ पे आने वाला है। तो ये एक फ्लावर का एक जनरल डायग्राम, इसमें अरेंजमेंट होता है वर्ल्स का और वर्ल्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो ये वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट कोरोला। यहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये जो अपन ने सेंटर में बनाया है इसे हम कहते हैं, ये पूरा पार्ट कलेक्टिवली ऊपर वाला, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और नीचे बल्ज पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हम इसे गाइनोशियम और या जो इसकी यूनिट होती है कार्पल और पिस्टिल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं पिस्टिल और कार्पल। ये एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनोशियम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमें यहाँ पे दिखते हैं, एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ इस तरह के। ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखते हैं। इसे हम कहते हैं स्टेमन। ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसे हम स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो करता है, बिलोंग करता है इसमें। एंड्रोशियम वाला पार्ट जो होता है, एंड्रोशियम की यूनिट जो होती है स्टेमन, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट। इसके अलावा ये जो नीचे बल्ज पार्ट दिख रहा है, ये बल्ज पार्ट कहलाता है थैलेमस। ये थैलेमस कहलाता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो फ्लावर में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं पेडाइसल। ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन फ्लावर के बारे में। अब हम इसके वर्ल्स की अगर बात करें तो फ्लावर में टोटल 4 वर्ल्स होते हैं।
वर्ल्स मतलब 4 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, इन चारों वर्ल्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 वर्ल्स। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स, और इन 4 वर्ल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला असेसरी वर्ल। असेसरी वर्ल मतलब जो सपोर्ट करते हैं, प्लांट में कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। असेसरी वर्ल के अंदर आता है कैलिक्स और दूसरा आता है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी वर्ल है, जबकि दूसरी कैटेगरी जो बनाई गई है दैट इज नेसेसरी वर्ल। और नेसेसरी वर्ल में आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं वर्ल की, जो सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज़ को, ये असेसरी वर्ल, और जो मेन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिप्रोडक्शन के, इनको हम कहते हैं नेसेसरी वर्ल, जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोशियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कहलाता है। अब अगर हम पहले बात करते हैं कैलिक्स की, कैलिक्स के बारे में हम देखते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है। कैलिक्स जो है ये सबसे बाहर वाला वर्ल होता है। ठीक है, पहले हम कैलिक्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। कैलिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि ये आउटर मोस्ट वर्ल है। इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल। दूसरा, ये ग्रीन कलर का होता है। तीसरा, एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट फ्लावर इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब। ठीक, अब कैलिक्स जो है ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। तो कैलिक्स अगर फ्री होते हैं, कैलिक्स की पहले तो हम अगर इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो इसको सेपल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इंडिविजुअल यूनिट सेपल कहलाती है। ठीक है, अब ये सेपल हो सकता है कि जुड़े हुए हों, हो सकता है कि फ्री हों। अगर सेपल्स फ्यूज्ड होंगे और सेपल्स फ्री होंगे तो इसके लिए अलग अलग टर्म यूज किया जाता है। पहले हम बात करते हैं, अगर सेपल्स फ्री हुए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस। अगर सेपल्स फ्री होते हैं तो पॉलीसेपलस, और अगर सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गैमोसेपलस। ठीक है, ये कैलिक्स के बारे में अपन ने पढ़ा। चलिए इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। फ्लावर मेटामॉर्फोस पार्ट होता है शूट का, ये इंपॉर्टेंट है, ये शूट मेटामॉर्फोस्ड होती है तब फ्लावर का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये फ्लावर का अपन ने जनरल एक स्ट्रक्चर देखा। इसमें 4 वर्ल्स हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है असेसरी वर्ल जिसमें कैलिक्स और करोला आते हैं। दूसरा नेसेसरी वर्ल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रखा जाता है। ठीक, कैलिक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो कैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट वर्ल है, सबसे बाहर वाला वर्ल है। कैलिक्स जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब। इंडिविजुअल यूनिट इसकी कहलाती है सेपल। यदि सेपल्स फ्री होते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस, यदि सेपल्स फ्यूज होते हैं तो इसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला की। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोला के बारे में।
कोरोला सेकेंड वर्ल होता है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट पेटल्स कहलाती है। इंडिविजुअल यूनिट को हम पेटल कहते हैं। सेम वैसे ही टर्म इसमें भी यूज करेंगे अगर पेटल्स फ्री होंगे या पेटल्स फ्यूज्ड होंगे। जब पेटल्स फ्री होंगे तो इसको हम कहेंगे पॉलीपेटलस। व्हेन पेटल्स आर फ्री पॉलीपेटलस, और जब पेटल्स फ्यूज्ड होंगे जब पेटल्स फ्यूज्ड होंगे तो हम इसे कहेंगे गैमोपेटलस। इसके लिए टर्म गैमोपेटलस। अब पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? तो पेटल्स का बेसिकली फंक्शन होता है, ये एक कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। कलर्ड स्ट्रक्चर्स होने के कारण ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर colored structures which attract insects and hence help in pollination। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन ध्यान होगा आपको, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड वॉल है ये। इंडिविजुअल यूनिट इसकी होती है पेटल। पेटल जब फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस, पेटल्स जब फ्यूज्ड होंगे तो गैमोपेटलस। ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेरियंथ के बारे में। पेरियंथ जो है ये एक्चुअली में जब कैलिक्स और करोला फ्यूज हो जाते हैं या क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं तब हम इसको पेरियंथ कहते हैं। जैसे इंडिविजुअल मेंबर हमने देखा था जो कैलिक्स का था सेपल, कोरोला का पेटल, इसी तरह पेरियंथ का भी होता है, उसे हम टैपल कहते हैं। तो पेरियंथ के बारे में लिखते हैं, व्हेन करोला एंड कैलिक्स, व्हेन कैलिक्स एंड करोला are fused or not clearly visible, then it is known as पेरियंथ। ठीक है, और इंडिविजुअल मेंबर जो पेरियंथ के होते हैं उसे हम टेम्पल कहते हैं। इंडिविजुअल मेंबर और इंडिविजुअल यूनिट, इसे हम टैपल कहते हैं। जब ये जो टैपल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जब इलोंगेटेड हो जाएंगे, थोड़े लंबे रहेंगे, तब इन्हें हम स्पर कहते हैं। इलोंगेटेड टैपल्स आर नोन एज स्पर। जब ये टैपल्स इलोंगेटेड होते हैं तो स्पर कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिली, ये लिली में देखा जाता है। ठीक है, अब फ्लावर के इक्वल डिवीजन, अगर हम देखें फ्लावर को इक्वली डिवाइड करना है, यानी किसी प्लेन को उसमें पास करेंगे, कुछ इस तरह से पास करेंगे कि फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। यदि हम सेंटर से होता हुआ प्लेन पास करेंगे कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन में, और फ्लावर अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यदि हम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है सेंटर से पास हो पर वो कहीं किसी भी डायरेक्शन से हो, तो फ्लावर जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उसे कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और यदि किसी फिक्स प्लेन से, सिर्फ एक प्लेन से, पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो फ्लावर डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, तो हम उसको कहेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो सिमेट्री के बेस पे फ्लावर को दो तरह से डिवाइड करते हैं हम। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो फर्स्ट हम लिखते हैं
एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। When flower is divided into two equal halves, when flower is divided into two equal halves, from any plane passing through its center, यानी किसी भी प्लेन से फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल्स हैं इसके, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल चिली, धतूरा और मस्टर्ड। ठीक है, मतलब इनमें किसी भी प्लेन से फ्लावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली डेफिनेशन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी यहाँ पे किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जाइगोमॉर्फिक में किसी फिक्स्ड प्लेन से डिवाइड होता है। Zygomorphic flower. When flower is divided into two equal halves from a fixed plane, passing through its center. Passing through its center, then it is known as zygomorphic flower. When flower is divided into two equal half by a fixed plane, यानी एक डायरेक्शन में होगा और जो कि सेंटर से पास होता हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसका एग्जाम्पल पी, बीन, गुलमोहर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कहलाता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब फ्लावर में जो नीचे पेडाइसल वाला पार्ट होता है, कई बार वहाँ पे छोटी सी लीफ मॉडिफाइड फॉर्म में दिखती है, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। यानी जो थैलेमस वाला पार्ट होता है, पेडाइसल वाला पार्ट होता है, उसमें कहीं पे भी हमको लीफ एक छोटी सी अरेंज होती हुई दिख सकती है, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं ब्रैक्ट की। रिड्यूस लीफ और स्मॉल लीफ present in lower part of flower, यानी जो थैलेमस पेडाइसल वाला पार्ट होता है वहां पे छोटी सी लीफ पेडाइसल वाले पार्ट में बेसिकली देखी जाती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिसमें नहीं होता उसको हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट मतलब जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, और ई ब्रैक्टिएट विदाउट ब्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे भी दो तरह के फ्लावर्स हमने देखे, ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर।
चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से पूरा। पेरियंथ, जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं या क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ। इसके इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं, यूनिट होती है, उसको टैपल कहते हैं। इलोंगेटेड टैपल्स को हम स्पर कहते हैं। जब टैपल लंबे हो जाते हैं तो उसको हम स्पर कहते हैं। लिली में ये एग्जाम्पल देखा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब जब फ्लावर को हम किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जांपल इसके चिली, धतूरा, मस्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, किसी एक फिक्स्ड प्लेन से फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसके एग्जांपल पी, बीन, गुलमोहर। छोटी सी लीफ प्रेजेंट होती है लोअर पार्ट में फ्लावर के, उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ब्रैक्ट होगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर हम वर्ल्स की पोजीशन के बारे में बात करें, उनके अरेंजमेंट के बेस पर, अगर फ्लावर्स की बात करें तो वर्ल्स की पोजीशन के बेस पर फ्लावर्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला होता है हाइपोगाइनस फ्लावर। जो वर्ल्स होते हैं उनकी पोजीशन, उनके अरेंजमेंट के बेस पे फ्लावर्स को कुछ तरह से डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला होता है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो अरेंजमेंट देखा जाता है ये कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये इस तरह से अरेंज होता हुआ दिखता है। और जो बाकी वर्ल्स होते हैं, ये बाकी वर्ल्स इसमें नीचे से निकलते हैं, मतलब ओवरी यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन पे है, ओरिजिन इसका ऊपर से हो रहा है, और बाकी सारे वर्ल्स जो हैं ये नीचे की तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। यहां पे ओवरी टॉप पोजीशन पे और बाकी वर्ल्स जो हैं ये इससे नीचे से निकल रहे हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखता है। इस कंडीशन में हम लिख लेते हैं ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है, और अदर वर्ल्स ओरिजिनेट बिलो द ओवरी। बाकी के जो वर्ल्स हैं वो उनका ओरिजिन ओवरी के नीचे वाले पार्ट से, यानी पोजीशन की बात करें तो ओवरी यहाँ पे टॉप पर और बाकी सारे वर्ल्स नीचे से उसके ओरिजिनेट होते हैं। इसके एग्जांपल्स ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ठीक है। ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाइपो वर्ड लगा है पर ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है। ये दोनों अपोजिट होते हैं, ओवरी सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। सेकंड होता है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में जो ओवरी है वो अंदर की तरफ से उसका ओरिजिन होता है, यानी थैलेमस यहाँ पे थोड़ा सा शेप उसका चेंज हो जाता है और ओवरी जो होती है वो थैलेमस के अंदर से ओरिजिन उसका होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। ओवरी का ओरिजिन थैलेमस जो कर्व्ड हो चुका है कुछ इस तरह से, और जो बाकी के वर्ल्स हैं वो इस तरह से उनका ओरिजिन देखा जाता है।
तो ये कहलाता है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी जो है वो नीचे की तरफ से होती है, यानी ओवरी की जो पोजीशन है वो इंफीरियर हो गई। ओवरी इज इंफीरियर। origin of other whorls above the ovary, यानी ओवरी के ऊपर वाले पार्ट से बाकी वर्ल्स का ओरिजिन होता है। इसका एग्जाम्पल देखें अगर, तो गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो रे फ्लोरेट्स वाला पार्ट होता है वो, यानी जो साइड से जो स्ट्रक्चर्स निकलते हुए हमको दिखते हैं, वो सनफ्लावर में ये अरेंजमेंट एपिगाइनस देखा जाता है। ठीक है। और एक अरेंजमेंट होता है इन दोनों के बीच का, जिसको हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर मतलब होता है कि जो थैलेमस वाला पार्ट होता है वो फ्लैट हो जाता है, और जो ओरिजिन होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स का वो सेम लेवल से होता है। यानी ये थैलेमस, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके लेवल पे ही होंगे, कुछ इस तरह से। ये अरेंजमेंट कहलाता है पेरीगाइनस फ्लावर। यानी यहां पे ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी यहां पे हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर कहलाती है। ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर। ठीक है। और जो ओरिजिन होता है सारे वर्ल्स का, ये सेम लेवल पे होता है। origin of all four worlds एट सेम लेवल। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्लम, पीच, रोज। ठीक है। तो पोजीशन जो वर्ल्स की होती है उसके बेस पे तीन तरह के फ्लावर्स हैं। पहला हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है। ध्यान रखिएगा, नाम उल्टा होता है। हाइपो मतलब वैसे तो नीचे होता है, पर यहाँ पे ओवरी की बात करें तो सुपीरियर है। हैप्पीगाइनस, एपी मतलब ओवरी इन्फीरियर हो गई। यहाँ पे सब एक ही लेवल पे होते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में बाकी वर्ड्स जो होते हैं वो ओवरी के नीचे लेवल से ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज। एपिगाइनस फ्लावर में ओरिजिन जो बाकी वर्ड्स का होता है वो अबव द ओवरी लेवल होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसके ये सारे। और यहाँ पे थैलेमस जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, एक लेवल पे आ जाता है, और जो वर्ल्स हैं उनका ओरिजिन का जो लेवल होता है वो सबका सेम होता है। एग्जाम्पल इसका प्लम, पीच और रोज। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन का मतलब होता है कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट जो होता है, यानी सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर बर्ड पे, इसको हम एस्टाइवेशन कहलाते हैं। एस्टाइवेशन कहलाता है ये। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स ऑन फ्लावर बर्ड
इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। ठीक है, अब एस्टाइवेशन कई टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है वेलवेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट, और चौथा होता है वैक्सिलरी। ये चार तरह के एस्टाइवेशन हम देखते हैं। पहला वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेट और फोर्थ वाला वैक्सिलरी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट देखते हैं सेपल्स और पेटल्स का किस तरह से होता है। तो वेलवेट में जो अरेंजमेंट देखा जाता है ये इस तरह का होता है। यहाँ पे जो वर्ल्स होते हैं ये एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज होते हैं। कुछ इस तरह से, यानी इसमें जो मार्जिन्स होती हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। इस तरह का अरेंजमेंट ये वेलवेट कहलाता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं when margins of whorls are fused or in contact with adjacent whorl, ठीक है, जो मार्जिन होती है वर्ल्स की, यानी ये जो मार्जिन हैं, जैसे ये इस वर्ल की ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन, ये बाजू वाले वर्ल से की मार्जिन से फ्यूज्ड होती है या उसके कांटेक्ट में होती है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये देखा जाता है कैलोट्रोपिस में। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलवेट एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन में जो मार्जिन्स होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। जैसे ये इस तरह का अरेंजमेंट इसमें देखा जाता है। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन में जो मार्जिन्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई दिखती हैं। एडजेसेंट मार्जिन जो होती है उसमें एक पार्ट अंदर की तरफ होता है और एक पार्ट बाहर की तरफ होता है। इस तरह से यहाँ पे जैसे ये वाला वर्ल हो गया तो इसमें एक अंदर की तरफ है, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है, इसका अगला पार्ट अंदर की तरफ होगा। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है ट्विस्टेड। मतलब वर्ल की एक मार्जिन बाहर की तरफ होगी और दूसरी अंदर की तरफ। जैसे इसमें ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। इसमें बात करें तो ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ। ये कहलाता है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। व्हेन margins of whirl overlap
each other from one side. जब ये जो वर्ल्स होते हैं इनकी मार्जिन ओवरलैप करती हैं एक तरफ से. एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, एटसेट्रा. ठीक है, ये फैमिली, ये एक्चुअली मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल हैं. मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में जो एस्टाइवेशन होता है वो ट्विस्टेड एस्टाइवेशन कहलाता है. ठीक. नेक्स्ट आता है इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन. इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में एक्चुअली कोई फिक्स मैनर में एस्टाइवेशन नहीं होता, अरेंजमेंट फिक्स मैनर में नहीं देखा जाता. इसमें अगर हम डायग्राम के बेस पे इसको समझें, तो ये हमको कुछ इस तरह से दिखता है. इस तरह से, यानी ये रेगुलर मैनर में नहीं है. अब अगर इसमें मार्जिन की बात करें तो जैसे ये इसमें ये तो ओवरलैप कर रहा है, एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, पर इसमें जो दूसरी रहती है वो पूरी तरह से अंदर आ जाती है. जैसे इसमें ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ये यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कोई मार्जिन कहीं से भी बाहर हो सकती है और कोई पूरी की पूरी अंदर भी आ सकती है. तो इम्ब्रिकेट मैनर में अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्स arrangement of sepals or petals are not in any proper sequence. ठीक है, तो ये हो गया इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट. एग्जाम्पल इसका केशिया और गुलमोहर. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सिलरी. वैक्सिलरी में जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो इनसे बिल्कुल अलग होता है. एक बड़ा पेटल होता है और एक बड़ा सेपल. पेटल बेसिकली हम देखते हैं, एक बड़ा पेटल होता है और उसके नीचे दो छोटे होते हैं और उसके नीचे दो छोटे होते हैं. ठीक है, इसको हमारी अगर डायग्राम के बेस पे समझें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है. एक बड़ा पेटल, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ये बड़ा पेटल बनाया इस तरह से. अब दो छोटे पेटल्स इसके नीचे से निकलते हुए दिखते हैं कुछ इस तरह से. ये दो छोटे पेटल. अब जो आखिरी के दो पेटल्स होंगे वो इसके लोअर पार्ट से उनका ओरिजिनेशन होगा, पर ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे. इस तरह से. ठीक है, एक बड़ा पेटल, दो छोटे पेटल्स यानी इसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और जो दो छोटे पेटल्स हैं वो और नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं. One large petal overlap other two small petals and last two petals are fused.
जो आखिरी के 2 पेटल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा पेटल होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और वैक्सिले। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पेटल है इसमें, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, फिर और वैक्सिले भी कहते हैं इसको। नीचे वाले जो 2 छोटे पेटल्स होते हैं उनको विंग्स और एले कहते हैं, और लास्ट के जो छोटे पेटल्स होते हैं उनको कील कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो सबसे बड़ा पेटल होगा इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और वैक्सिले, वैक्सिले भी कहते हैं, वैक्सिलरी भी कहते हैं। जो दूसरे पेटल्स होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं विंग्स और एले, विंग्स और एले कहते हैं। और जो लास्ट के 2 छोटे पेटल्स होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं कील, कील और कैरेना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पी, बीन इसमें देखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया एस्टिवेशन के बारे में। एक बार फिर से इसको समझते हैं। एस्टिवेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट फ्लावर बड पे और फ्लोरल बड पे एस्टिवेशन कहलाता है। एस्टिवेशन बेसिकली इसको जो मेनली डिवाइड किया जाता है वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। हालांकि और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, पर जो आपने काम किए हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट में जो सेपल्स और पेटल्स की जो मार्जिन्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, मतलब इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, मार्जिन जुड़ी हैं, कहीं भी कभी कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल इसका कैलोट्रोपिस। दूसरा है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में इसमें एक मार्जिन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है और दूसरी मार्जिन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। इसमें एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ये ध्यान रखिएगा आप कि ये मालवेसी मेंबर्स, मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। मालवेसी फैमिली में 3 ही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ठीक, तो मालवेसी फैमिली में एस्टिवेशन जो होता है वो ट्विस्टेड टाइप का। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होता है ये किसी फिक्स पैटर्न पे नहीं होता। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होता है ये किसी फिक्स पैटर्न पे नहीं होता है, इसमें ऑल्टरनेट भी अरेंजमेंट देखा जाता है और क्लोज पूरी तरह से कवर करता हुआ अरेंजमेंट भी देखा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है केशिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी अरेंजमेंट, वैक्सिलरी अरेंजमेंट में एक बड़ा पेटल होता है, उसके नीचे 2 छोटे पेटल्स होते हैं और नीचे 2 और छोटे पेटल्स होते हैं। जो सबसे लास्ट वाले 2 पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ये फ्यूजन इस तरह से हमने शो किया है। ये सबसे बड़ा पेटल, जो सबसे बड़ा पेटल होता है उसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड और वैक्सिले। जो उसके नीचे 2 छोटे होते हैं उनको विंग्स और एले कहा जाता है, और जो सबसे छोटे होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं आपस में उसको कील या कैरेना कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका पी एंड बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका स्ट्रक्चर, डेफिनेशन समझाने के हिसाब से, क्योंकि ये 11 के एग्जाम में पूछा भी जाता है, और जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इसके एग्जाम्पल्स जनरली पूछे जाते हैं। तो ये हमने कैलिक्स और करोला का और पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें जो इसकी यूनिट होती है उसको हम स्टेमन कहते हैं। हमने एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर में प्लांट क्लासिफिकेशन जब एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एंथर और स्टेमन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो इंडिविजुअल यूनिट होती है इसकी, इसको स्टेमन कहते हैं। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन। और ये जो एंडोशियम होता है इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर स्टेमन। स्टेमन में 2 चीजें होती हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अपन ने पढ़ा था। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये एंथर कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। अच्छा, एंथर जो होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है, यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और फिलामेंट जो होता है
ये स्टेराइल पार्ट होता है, ठीक है, स्टेराइल होता है ये। नेक्स्ट कई बार ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन स्टेराइल होता है, पूरा का पूरा स्टेमन ही स्टेराइल होता है, यानी वहाँ पे एंथर भी स्टेराइल हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमिनोड। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल stamen is known as staminode। ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। जब स्टेमन स्टेराइल होगा तो उसको स्टेमिनोड कहा जाता है। अब ये जो एंथर वाला पार्ट होता है और जो स्टेमन वाला पार्ट होता है, ये कई बार पेटल्स से जुड़ा रहता है, कई बार ये पेरियंथ से जुड़ा रहता है। तो इसके हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं ये भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। व्हेन stamen is fused with petals then it is known as epipetalous। जब स्टेमन फ्यूज्ड होते हैं पेटल से तो एपिपेटलस, और इसका एग्जांपल ब्रिंजल में ये देखा जाता है। ठीक है, अब जब स्टेमन पेरियंथ से फ्यूज होते हैं, when stamens or when stamen is fused with perianth, जब ये पेरियंथ से फ्यूज होता है तब हम इसको एपीफाइलस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिली। ठीक है, जब स्टेमन फ्यूज होते हैं पेरियंथ से तो उसको एपीफाइलस कहते हैं, जब स्टेमन फ्यूज होते हैं पेटल से तो अब हम इसको एपीपेटलस कहते हैं। अब ये जो फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब हो सकता है कि स्टेमन में फिलामेंट वाला पार्ट फ्यूज हो रहा हो और एंथर वाला पार्ट फ्यूज हो रहा हो, यानी ये जो फ्यूजन है इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो अगर हम इस फ्यूजन के बेस पे बात करें, जैसे एक कंडीशन होती है कि जब फिलामेंट्स जो होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और एंथर वाला पार्ट फ्री रहता है, तो फ्यूजन ऑफ फिलामेंट और एंथर के बेस पे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। फिलामेंट और एंथर जो फ्यूजन होता है इसके बेस पे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। पहली सिचुएशन है, पहली कंडीशन है व्हेन फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। जब फिलामेंट जुड़े हुए होंगे बट एंथर्स आर फ्री, पर एंथर फ्री होंगे। कैसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडीशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया एक फिलामेंट और एंथर। जो दूसरा फिलामेंट है वो आपस में जुड़ा होगा पर इसके एंथर आपस में जुड़े नहीं होंगे, कुछ इस तरह का। फिर फिलामेंट जुड़ा होगा पर एंथर आपस में जुड़े नहीं होंगे, कुछ इस तरह से। यानी फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं पर एंथर सेपरेट हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडल्फस कंडीशन। ठीक है, तो एडल्फस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। एडल्फस कंडीशन को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जब ये एक्चुअली बंडल के फॉर्म में दिखता है, जब ये एक बंडल के फॉर्म में दिखेगा या जब दो बंडल्स के फॉर्म में
या जब और ज़्यादा, कुछ इस तरह से, जब एक बंडल के फॉर्म में देखेगा तो हम इसको कहेंगे मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस जब दो बंडल के फॉर्म में होगा तो डाई एडेल्फस, और जब ज्यादा बंडल्स होंगे तो पॉली एडेल्फस। मोनो एडेल्फस का एग्जाम्पल अगर देखें, चाइना रोज, डाई एडेल्फस का एग्जाम्पल पी, और पॉली एडेल्फस का एग्जाम्पल सिट्रस। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये है एडेल्फस कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होती है कि जब यहाँ पे जैसे फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं और एंथर फ्री हैं, तो अगली सिचुएशन हो जाएगी कि फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर फ्यूज्ड हैं। इसकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी, ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम फिलामेंट्स को फ्री कर देंगे, फिलामेंट्स को दूर दूर बना देंगे और एंथर फ्यूज्ड हो जाएंगी। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से। इस तरह का अरेंजमेंट हमको देखने मिलता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिनएंथ्रस और सिनजेनेशियस। एग्जाम्पल इसका एस्टेरेसिए के मेंबर्स में ये सिचुएशन देखी जाती है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है जब फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज्ड होंगे, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड। जब ये दोनों ही फ्यूज होंगे तो उस सिचुएशन में उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे हम, दैट इज सिनएंड्रस। सिनएंड्रस में दोनों सिचुएशंस, दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज होते हुए दिखते हैं। एग्जाम्पल इसका कुकुरबिटेसिया के मेंबर्स में ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करते हैं। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, इसकी जो यूनिट होती है उसको स्टेमन कहते हैं। इस स्टेमन में दो स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, एंथर और फिलामेंट। जब एंथर जो होता है बेसिकली फर्टाइल होता है, फिलामेंट जो होता है स्टेराइल होता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में यहाँ पे स्टेराइल एंथर्स जो है इसको हमने स्टेमिनोड कहा है, और स्टेमन यदि पेटल से फ्यूज होते हैं तो इसको एपीपेटलस कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रिंजल। यदि स्टेमन पेरियन से फ्यूज होगा तो हम उसको एपीफाइलस कहेंगे। एग्जाम्पल इसका लिली। एंथर में जो स्टेमन के स्ट्रक्चर में फिलामेंट्स और एंथर होते हैं, इनके फ्यूजन के बेस पे या किस तरह का स्ट्रक्चर फ्री होता है, कौन सा फ्यूज होता है, इसके बेस पे तीन तरह की कंडीशंस बताई गई हैं। पहली सिचुएशन है कि फिलामेंट फ्यूज हो रहे हैं, एंथर फ्री हैं। ठीक है, उस कंडीशन को हम एडेल्फस कहते हैं। एडेल्फस कंडीशन में मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस, ये इसके एग्जांपल्स, ये याद करने हैं आपको अच्छे से। फिलामेंट्स फ्री होते हैं पर एंथर फ्यूज्ड होते हैं। इस सिचुएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिनएंथ्रस इसको हम कहते हैं, सिनजेनेशियस भी कहते हैं, एस्टेरेसिए के मेंबर्स में होता है, और जब दोनों ही फ्यूज होंगे तो उसको सिनएंड्रस कहेंगे, और ये कुकुरबिटेसिए के मेंबर्स में देखा गया है। कई बार एंड्रोशियम में यानी जो स्टेमन वाला पार्ट होता है उसमें लेंथ उसकी वेरी करती है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेमन की लेंथ होती है, तो स्टेमन की लेंथ के बेस पे दो तरह के टर्म्स दिए जाते हैं। स्टेमन की जो लेंथ होती है उसके वेरिएशन के कारण दो टर्म्स दिए जाते हैं। पहला है डाइनामस। डाइनामस का मतलब होता है यहाँ पे टोटल 4 हम स्टेमन शो करेंगे
और चारों में जो लेंथ का वेरिएशन होगा वो किस तरह से होता है ये देखते हैं। देखिए डाइनेमस यानी 2 और 2 टोटल 4 स्टेमन्स होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 4 स्टेमन है और यहां पे जो 2 स्टेमन बाहर वाले हैं उनकी लेंथ ज्यादा बड़ी है। आउटर 2 stamens are greater in length or larger in size and inner 2 stamens आर शॉर्टर और स्मॉल इन साइज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल ये देखा जाता है ऑसिमम में। ऑसिमम यानी तुलसी, और दूसरा साल्विया में। ठीक, बाहर वाले जो स्टेमन होंगे उनकी लेंथ बड़ी होगी, अंदर वाले जो स्टेमन होंगे उनकी लेंथ छोटी होगी। अच्छा, ये डाइडाइनेमस कंडीशन है। डाइडाइनेमस मतलब डाई और डाई, यानी 2 और 2 टोटल 4 स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी एक सिचुएशन है इसी तरह की, इसको हम कहते हैं टेट्रा डायनेमस। टेट्रा डायनेमस में कितने स्टेमन्स होंगे? देखिए 4 ये हो गए, ठीक है, 4 ये और 2 ये डायनेमस, तो टोटल यहां पे 6 स्टेमन्स हो गए। ठीक है, अब इन 6 स्टेमन्स में से जो बाहर की तरफ स्टेमन्स होते हैं इनका साइज छोटा होता है, जो अंदर वाले स्टेमन्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं आउटर 2 स्टेमन्स are smaller in size and inner 4 stamens are longer और larger in size। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है, और ब्रेसिकेसी का एक कॉमन एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल मस्टर्ड। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मस्टर्ड को लेके पूछा गया था। मस्टर्ड में वेरिएशन देखा जाता है स्टेमन्स के लेंथ में, जो अब और थोड़ा सा डीप में अपन पढ़ते हैं कि बाहर वाले जो 2 स्टेमन्स होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है स्टेमन्स का, बाहर वाले जो 2 स्टेमन्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और अंदर वाले जो 2 स्टेमन्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। तो ये एंड्रोशियम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइनोशियम और उससे रिलेटेड जो अरेंजमेंट होता है वो स्टडी करेंगे।